पूरे यूरोप में डर का माहौल है। हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। गर्मी की जगह अब सर्दी और डर ने ले ली है। ठंड के मौसम में भी लोगों के दिलों में एक अजीब सी गर्मी है जो चिंता और अनिश्चितता से भरी हुई है। पेरिस, बर्लिन और वॉर्सो की सड़कों पर बेचैनी छाई हुई है। हर चेहरे पर एक ही सवाल है, आगे क्या होगा। पहले जहां शांति हुआ करती थी, अब वहां फौज के काफिले गुजर रहे हैं। सड़कों पर सैनिकों की मौजूदगी ने लोगों के दिलों में डर और बढ़ा दिया है। नेताओं के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है और वो अनिश्चित भविष्य की बातें कर रहे हैं। हर मीटिंग में एक ही मुद्दा है, कैसे इस संकट से निपटा जाए। यूरोप, जो कुछ समय पहले तक एकता और तरक्की की मिसाल था, अब एक ऐसे युद्ध के कगार पर खड़ा है जो उसकी मेहनत से कमाई हुई शांति को चकनाचूर कर सकता है। एकता के प्रतीक अब युद्ध की तैयारी में बदल गए हैं। इस बेचैनी की वजह लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? यूक्रेन में हो रहा युद्ध, जिसने पूरे यूरोप और दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। हर दिन नए हमले, नई तबाही की खबरें आ रही हैं। करीब 2 साल से दुनिया ये देख रही है कि कैसे रशिया ने अपने पड़ोसी देश पर हमला करके तबाही मचा दी है। इस संघर्ष ने न केवल यूक्रेन को बल्कि पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया है। शहर खंडहर हो चुके हैं, परिवार बिखर चुके हैं और युद्ध का साया, जो एक बुरी याद बन चुका था, फिर से इस महाद्वीप पर मंडरा रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं और हर कोई यही सोच रहा है कि इस अंधकारमय समय का अंत कब होगा। इस मुश्किल हालात को समझने के लिए हमें यूक्रेन और रशिया के जटिल इतिहास को समझना होगा। सदियों से साझा संस्कृति, भाषा और धर्म से बंधे होने के बावजूद ये दोनों देश यूक्रेन के भविष्य को लेकर एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। रशिया के लिए यूक्रेन एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती देश है, एक ऐसा रणनीतिक क्षेत्र है जिसे वो खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूक्रेन के लिए ये अपनी आजादी की लड़ाई है, बिना किसी बाहरी दखल के अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने ने इन दोनों देशों के रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। यूक्रेन, जो कभी सोवियत साम्राज्य का हिस्सा था, ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, जिसे रशिया ने अनिच्छा से ही सही मगर स्वीकार कर लिया। हालांकि भविष्य के संघर्ष के बीच यही बो दिए गए थे। क्राइमिया, जो एक ऐसा प्रायद्वीप है जहां ज्यादातर रशियन लोग रहते हैं, उसकी स्थिति तनाव का कारण बनी रही। मौजूदा संकट तब और बढ़ गया जब 2022 में रशिया ने पूर्वी यूक्रेन में रशियन भाषी आबादी की रक्षा करने के बहाने अपने पड़ोसी देश पर हमला कर दिया। दुनिया ने हैरानी और अविश्वास में देखा, क्योंकि रशियन टैंक सीमा पार करके आगे बढ़े, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दृढ़ थी। संख्या में कम होने के बावजूद यूक्रेन ने अदम्य साहस का परिचय दिया है, जिसे पश्चिमी देशों, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स से मिल रही सैन्य सहायता ने और मजबूत किया है। इस समर्थन ने रशिया की बढ़त को धीमा करने और उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इस संघर्ष की भारी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ी है, जहां हजारों नागरिक मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। चौथा भाग, युद्ध की आहट। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन को उन्नत सैन्य उपकरण देने के फैसले ने तनाव को और बढ़ा दिया है। इस निर्णय ने न केवल यूक्रेन को एक नई उम्मीद दी है, बल्कि यूरोप और दुनिया भर में सुरक्षा की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही आवश्यक मदद बताया है, लेकिन मॉस्को में इसे गुस्से से देखा गया है। यूक्रेन के सैनिकों ने नए उपकरणों को प्राप्त करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा है, जो उन्हें रूसी आक्रमण के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ने में सक्षम बनाएगा। रशियन अधिकारियों ने इसके अप्रत्याशित परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। क्रेमलिन यूएस के इस फैसले को एक खतरनाक उकसावे के रूप में देखता है, जो रशिया और नेटो के बीच सीधे टकराव की ओर एक कदम है। रूसी सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और एक बड़े संघर्ष की संभावना को बढ़ा सकता है। इस बढ़ते तनाव के जवाब में कई यूरोपियन देशों ने अपने नागरिकों को युद्ध की आशंका के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है, जो एक अभूतपूर्व कदम है। यूरोपीय सरकारें अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और आवश्यक आपूर्ति की तैयारी करने के लिए कह रही हैं। पोलैंड, जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है और जिसने शरणार्थी संकट का खामियाजा भुगता है, ने परमाणु घटना की स्थिति में अपने नागरिकों को आयोडीन की गोलियां वितरित करना शुरू कर दिया है। पोलैंड ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखना और शरणार्थी शिविरों में सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है। फिनलैंड, जो हाल ही में नेटो में शामिल हुआ है, ने अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है और रशिया के साथ लगने वाली अपनी पूर्वी सीमा पर सैनिकों और उपकरणों को तैनात किया है। फिनलैंड ने अपने नागरिकों को भी सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। नेटो के अन्य सदस्य देशों ने भी अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। पांचवा भाग, सोची समझी रणनीति। यूक्रेन को उन्नत हथियार भेजने का फैसला बाइडेन प्रशासन के लिए एक सोची समझी रणनीति है। एक तरफ यह यूक्रेन को समर्थन का स्पष्ट संदेश भेजता है और रशियन आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए पश्चिम के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ये हथियार, जिनमें लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम और उन्नत ड्रोन शामिल हैं, यूक्रेन के पक्ष में युद्ध के रुख को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालांकि इस कदम से काफी जोखिम भी जुड़े हैं। रशिया ने बार बार चेतावनी दी है कि वह नेटो के विस्तार या अपने क्षेत्र की सीमा से लगे देशों में आक्रामक हथियार प्रणालियों को तैनात करने को बर्दाश्त नहीं करेगा। यूक्रेन को उन्नत हथियारों का स्थानांतरण मॉस्को द्वारा एक सीमा पार करने के रूप में देखा जा सकता है, जिससे संभावित रूप से एक व्यापक संघर्ष शुरू हो सकता है, जो पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले सकता है। छठा भाग, गहराता संकट। जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, इस संघर्ष की मानवीय कीमत बढ़ती ही जा रही है। हर दिन निर्दोष नागरिकों की जानें जा रही हैं और उनके घरों और जीवन को नष्ट किया जा रहा है। लाखों यूक्रेनियंस अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं और पड़ोसी देशों में शरण मांग रहे हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इन शरणार्थियों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं, जो अपने परिवारों के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में हैं। और यूरोपियन एकजुटता की सीमाओं का परीक्षण हो रहा है। आने वाली सर्दी इस संकट को और बढ़ा सकती है, क्योंकि लाखों लोगों को कड़ाके की ठंड, भोजन की कमी और रहने के लिए अपर्याप्त आश्रय का सामना करना पड़ेगा। ठंड के मौसम में इन लोगों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाएगा और मानवीय सहायता की आवश्यकता और भी बढ़ जाएगी। व्यापक संघर्ष का खतरा भी मंडरा रहा है। यूक्रेन में युद्ध का वैश्विक व्यवस्था पर पहले ही गहरा प्रभाव पड़ चुका है और यह प्रभाव केवल बढ़ता ही जा रहा है।
जिसने यूरोपियन सुरक्षा के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को तोड़ दिया है और रशिया और पश्चिम के बीच संबंधों में भारी गिरावट आई है। इस संकट ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी जटिल बना दिया है और कई देशों को अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। गलत अनुमान या अनपेक्षित वृद्धि की संभावना बनी हुई है, खासकर जैसे जैसे संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है और दांव ऊंचे होते जा रहे हैं। इस स्थिति में एक छोटी सी गलती भी बड़े पैमाने पर संघर्ष को जन्म दे सकती है, जिससे वैश्विक स्थिरता को खतरा हो सकता है। सातवां भाग, शांति की गुहार। इस बढ़ते संकट के बीच कूटनीति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। हालांकि पश्चिम को यूक्रेन को अपना बचाव करने के लिए साधन मुहैया कराना जारी रखना चाहिए, लेकिन रशिया के साथ संवाद के चैनल खुले रखना और संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत की कोशिश करना जरूरी है। इस संकट को नियंत्रण से बाहर होने देने के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं और संभावित परिणाम बहुत भयानक है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, आगे का रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन एक अलग रास्ता चुनने में अभी देर नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आना चाहिए, युद्ध की तैयारी करने के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए अथक प्रयास करने के लिए। यूक्रेन, यूरोप और वास्तव में दुनिया का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।